हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आ गए हैं हमारे काउंटडाउन सीरीज़ के जो स्मॉलेस्ट कंट्री का जो काउंटडाउन हमने स्टार्ट किया था वो सीरीज़ हम अभी एंड पर ही है। तो वो हम आए हैं फर्स्ट पर जो स्मॉलेस्ट कंट्री है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सोचिए, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये स्मॉलेस्ट कंट्री का काउंटडाउन सीरीज़ का नंबर 1। सोचिए, दुनिया के मैप पर एक ऐसी जगह है जहां हम उंगली रखते ही वो गायब हो जाता है। और गूगल मैप्स में अगर आपको देखना है तो आपको वो 2 बार तो आपको जूम करके देखना पड़ेगा, क्योंकि यह देश का नाम सुनते ही लोग चुप हो जाते हैं। और यहाँ ये जो कहानी है ना, जो सबसे छोटे देश की है, और यह हमारा जो कॉलोनी है, कॉलोनी से भी छोटा है। एक ऐसा देश जो साइज में तो कॉलोनी से भी छोटा है, लेकिन जिसका प्रभाव सदियों से पूरी दुनिया पर चला आ रहा है। यहाँ पर ना फैक्ट्रीज है, ना खेती है, ना रिवर्स है, ना माउंटेन्स है, फिर भी यह जगह हिस्ट्री, पावर और राज से भरी हुई है। तो इसका जो है उसका नाम है वेटिकन सिटी। और इसका भी हम इस देश का जो नाम का मतलब है वो हम देखते हैं। वेटिकन शब्द लैटिन भाषा से आया है और से निकला है, ऐसा माना जाता है कि लैटिन शब्द से निकला है, और इसका है वेटिकनस एक्चुअल नाम है लैटिन में, और इसका मतलब होता है प्रोफेसी करना या फ्यूचर देखना। ओके, यानी भविष्यवाणी को बताना या देखना। और इस नाम के साथ में एक अजीब सी मिस्ट्री, रहस्य जुड़ती जाती है। यह सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर सच में इस जगह का जो फ्यूचर है वो फ्यूचर और डेस्टिनी से कोई गहरा रिश्ता है। रोम जैसे बड़े शहर के बीच में बसा यह छोटा सा देश और अपनी अलग ही पहचान रखता है। रोम के बीच में है, एक तो इटली के अंदर है, हाँ इटली के अंदर रोम उसकी राजधानी है, और उसके अंदर एक देश है। सोचो, ऐसा यह देश है, एक देश के अंदर एक देश है, क्योंकि ना इसका बॉर्डर फेंसिंग है, ना आर्मी के टाइम से इनके पास, फिर भी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। इसके पास कुछ भी नहीं है, ना नदियां है, ना खेती है, ना पहाड़े है, ना फैक्ट्रीज है, इतना कुछ भी ना होकर ना बॉर्डर फेंसिंग है। अपने जैसे यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान पर बॉर्डर का ये है, या इंडिया बांग्लादेश के वहाँ पर बॉर्डर फेंसिंग है, लेकिन यहाँ पर तो वैसा कुछ भी नहीं है। फिर भी यह देश पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। इस जगह का हिस्ट्री, अगर हम इतिहास की बात करें तो यहाँ पे शांति से नहीं हुआ है। यहाँ पे कुछ भी, इस जगह का जो इतिहास है वो शांति से नहीं हुआ। जैसे हमारे यहाँ पर भी हमें आज़ादी के लिए बलिदान देना पड़ा था, हमारे यहाँ पर भी खून बहे थे। ओके, और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे खून, बलिदान और आस्था से लिखी गई है उनका इतिहास। यहीं पर है सेंट पीटर जो है, यानी संत पतरस को क्रूसिफाई किया गया था, और उनकी याद में खड़ा है सेंट पीटर्स का बेसिलिका यानी चर्च से भी बड़ा होता है। और 1929 तक रोम वेटिकन सिटी को पूरी तरह से एक देश घोषित नहीं किया गया था। जब इटली यानी रोम में इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था 1929 में, उस एग्रीमेंट को कहते हैं लैटरन ट्रीटी, और उसके बाद में ही वेटिकन को एक देश माना गया है। लेकिन सवाल यही है, क्या एक ट्रीटी सिर्फ कागज का टुकड़ा होता है, या उसके बीच छुपी होती है सदियों की पावर पॉलिटिक्स? अगर हम इसकी ज्योग्राफी की बात करें तो वेटिकन सिटी तो सिर्फ 0.49 स्क्वायर किलोमीटर में ही सिमटा हुआ है, इतना छोटा सा है। और इस देश में एक भी नदी नहीं है, नदी बहती नहीं है, कोई पहाड़ खड़ा नहीं है, और एक भी खेती का खेत नहीं है। यहाँ एक दाना भी उगाया नहीं जाता है। फिर भी यह देश कभी भूखा नहीं रहता। तो जो इतना
कुछ भी नहीं होकर भी कभी भी यह देश भूखा नहीं रहता, क्योंकि इसका खाना जो है वो बाहर से ही आता है। यानी इटली के इटली में जो ये सिटीज है वहां से या आउट ऑफ इटली से उनको वहां पे खाना आता है। सब कुछ बाहर से ही आता है, पर फिर भी यह जगह दुनिया का रिचेस्ट इंस्टीट्यूशंस में से गिनी जाती है। इतना कुछ भी ना होकर भी इस देश को दुनिया का रिचेस्ट यानी अमीरों की इंस्टीट्यूशन, धनवानों की इंस्टीट्यूशंस में गिना जाता है। यहाँ रहने वाले तो सिर्फ 800 से 900 लोग ही हैं, उससे ज़्यादा भी नहीं हैं। लेकिन यहाँ आम लोग नहीं रहते। हाँ, 800 से 900 लोग जो है ना वो भी कॉमन पीपल नहीं है। वहाँ पर सब शिक्षित और पावरफुल धार्मिक लोग रहते हैं। जैसे अगर हम बोले पुजारी हो गए, इमाम हो गए, या फिर पोप हो गए, पोप और बिशप्स वगैरह, जो पुजारी के जो नीचे भी रहता है ना, उनका जो ये रहते हैं असिस्टेंट वगैरह जो बोलते हैं, वो पंडित वैसे वो लोग की वहाँ पे ज़्यादा उनका ही राज चलता है। वेटिकन सिटी को वेटिकन सिटी को कोई राजा या राष्ट्रपति रूल नहीं करता है। वेटिकन सिटी को कोई राजा या प्रेसिडेंट रूल नहीं करता है। वहाँ पर ना राजा है, ना राष्ट्रपति है, ना ये प्रधानमंत्री कोई भी नहीं है। यहाँ पे रूल होता है पोप का। पोप जैसा बोलेगा वैसा ही वहाँ पर चलता है। और इसी वजह से यहाँ यह दुनिया का एकलौता थियोक्रेटिक कंट्री है। यानी वहाँ पर एक ऐसा थियोक्रेटिक यानी जो धार्मिक देश बोल सकते हैं उसे हम, ओके, जहाँ पे एक पोप का यानी क्रिश्चियन चर्च में से जो हेड होता है उनका वो वहाँ पे रूल चलता है। जहाँ हाँ, धर्म और गवर्नमेंट अलग नहीं है। अभी हमारे यहाँ पे बाकी कोई भी देश हो, इंडिया ही नहीं कोई भी देश हो, वहाँ पर धर्म और गवर्नमेंट दोनों अलग होते हैं। तो गवर्नमेंट हमारे बीच में नहीं आती है, हमारे धर्म के बीच में नहीं आती है, और हाँ, हमारा जो धर्म है वो गवर्नमेंट के इसमें नहीं जाता है बीच में। तो हमें जो अपना धर्म अपनाना है हम वो अपना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों एक ही है। वेटिकन सिटी की बात करें तो वहाँ धर्म और सरकार दोनों एक ही है, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, एक ही चेहरा है। और वहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। लेकिन वेटिकन के लिमिटेड एडिशंस होते हैं। वेटिकन खुद के अपने लिमिटेड एडिशंस करता रहता है, कॉइन्स का, स्टैम्प्स का। ओके, दुनिया भर के जो कलेक्टर्स, अगर आपको हॉबी है कलेक्शन ऑफ कॉइन्स का या स्टैम्प्स का, तो आप वहाँ पर जाकर अपना जो खजाना है आपका, जो अगर हॉबी है, आपको अगर अच्छा लगता है कि कॉइन्स और स्टैम्प्स हम जमा करें, तो वहाँ पर आप जाकर खजाना अपना बढ़ा सकते हो। खजाने से कम नहीं है। वहाँ के जो कलेक्टर्स के लिए ना वो चीज़ खजाने से कम भी नहीं है। आपका खजाना भी बढ़ेगा, स्टैम्प्स वगैरह का, कॉइन्स का। और एक छोटा सा सिक्का, अगर आप वहाँ पर जाकर एक छोटा सा सिक्का भी लेते हो और उसकी जो कीमत है ना, उसका जो वैल्यू है वो लाखों में है। यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है लगभग 100% है, क्योंकि एजुकेशन यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है। वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, बल्कि उनके सोच और आइडियोलॉजी का हिस्सा होता है। यानी आपकी जो सोच विचारधारा है ना उसका हिस्सा होता है। और वहाँ की जो संस्कृति है वो खामोश है, वो खामोश है, वो खामोश है। पर हर पेंटिंग और स्कल्पचर्स, यानी जो पत्थर से हम जो मूर्ति बनाते हैं, पत्थर को तोड़ के, यानी शिल्पकला से जो हम करते हैं वो, और दीवारों पर जो अपनी जो दीवारों पर हर दीवार, हर पेंटिंग और हर जो मूर्ति कला होती है, यानी स्कल्पचर जो बोलते हैं, वो अपनी खुद की कहानी सुनाती है। और वहाँ पर एक ऐसा चैपल भी है जो सिस्टाइन चैपल की जो चैपल है वहाँ पे, जो उसका नाम है सिस्टाइन चैपल करके। उसका जो सीलिंग अगर आप देखोगे
तो आपका बोलती बंद हो जाएगी, वो इतना डेकोरेटिव है। ओके। और जो लोग कहते हैं ना कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं ऐसे कहते हैं कि धर्म और साइंस जो विज्ञान है वो साथ नहीं चल सकते, लेकिन उनकी भी बोलती वेटिकन वालों ने बंद करवा दी। उन्होंने ऐसा कुछ किया है जो धर्म और विज्ञान को साथ में लेके चलते हैं। वो जो वेटिकन ऑब्जर्वेटरी है ना, उन्होंने उनको खुला जवाब दे दिया है कि जहाँ पर हम यूनिवर्स, विश्व और स्पेस पर हम रिसर्च होती है। और अब आखिरी सवाल, सिर्फ 0.49 स्क्वायर किलोमीटर का देश, बिना आर्मी, बिना रिसोर्सेस, बिना खेती, पर फिर भी सदियों से दुनिया पर असर है। तो असली पावर क्या होती है? जमीन का एरिया होता है या फिर लोगों का दिमाग, लोगों के दिमाग और विश्वास पर कंट्रोल? आपको क्या लगता है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में लिखना, क्योंकि शायद सच वही छुपा है जहां हम देख नहीं पाते हैं। तो हमने पार्ट 1 में हमने देखा कि ऐसा देश है जो साइज में तो छोटा है पर प्रभाव में बहुत बड़ा है। लेकिन वेटिकन की कहानी यही खत्म नहीं होती है। असली राज तो अब शुरू होता है, जब दुनिया सो रही होती है। जब दुनिया पूरी तरह से सो जाती है ना, तो वेटिकन के लोग क्या करते हैं, वेटिकन सिटी के अंदर सदियों पुराने जो कॉरिडोर्स है उस पे वो भाषण डिस्कस करते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं, डिस्कस करके डिसीजंस लिए जाते हैं। और ऐसे डिसीजंस जो सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सोच को हिला देता है। यहाँ पावर शोर मचाकर नहीं बल्कि खामोशी के साथ काम करते हैं। तो ये हमें यानी पूरी दुनिया को सीखना चाहिए कि हमें शोर शराबा से पावर नहीं चाहिए, पावर को चलाना नहीं है। तो हमें खामोशी के साथ काम करना है। वेटिकन सिटी का इकोनॉमी मॉडल है ना, दुनिया से बाहर की दुनिया से वो अलग ही है। यहाँ पर ना शेयर मार्केट है ना इंडस्ट्रीज है, फिर भी यह जगह जो है ना वो डोनेशंस और टूरिज्म पर चलती है। जैसे अगर आप गए हो वहाँ पर, तो जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि वहाँ का जो सिस्टाइन चैपल है या स्टैम्प्स और कॉइन्स है, जो उनके लिमिटेड कॉइन्स है, वो अगर आप एक छोटा सा सिक्का भी उनका लाखों में होता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी उनका डोनेशंस और टूरिज्म की जो बात करें तो करोड़ों अरबों की इकोनॉमी है। उनकी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है डोनेशंस और टूरिज्म के लिए, उसमें से चलती है। हर साल वेटिकन म्यूजियम्स को देखने के लिए मिलियंस लोग आते हैं, यानी लाखों लोग वहाँ पे वेटिकन का म्यूजियम देखने के लिए लाखों लोग ही आते हैं। और एक टिकट सिर्फ एंट्री नहीं होती है, जो हिस्ट्री को छूने का मौका होता है, इतिहास को छूने का मौका देती है वो। हाँ, वहाँ का जो एक टिकट होता है ना, वो सिर्फ टिकट नहीं होता, एंट्री का जो हम म्यूजियम में जाने के लिए जो एंट्री लगती है, वो एंट्री का एक टिकट नहीं होता है, बल्कि इतिहास को छूने का एक मौका भी मिलता है आपको, इतिहास को देखने का, इतिहास को छूने का। क्योंकि हमें इतिहास में क्या हुआ है वो हमें सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपको इतिहास को छूने का मौका मिलेगा। यहाँ के सारे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है, मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी जैसे हमारे यहाँ पे हिंदुइज्म में अगर बोलो तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद है, तो वैसे ही वहाँ का जो रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स है, ओके, दुनिया के जितने भी रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स है वो उनके पास है। मैंने तो ये सिर्फ हिंदुइज्म का ही बताया है, बाकी अगर क्रिश्चियंस का हो गया, मुस्लिम्स का हो गया, जो रेयर होते हैं, या बुद्धिस्ट हो गए, या दुनिया में जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, अगर हम, ये तो नॉर्मल बात कर रही हूँ मैं, अगर हम अफ्रीका में तो बहुत सारे लोग हैं जो उनके वहाँ पे अलग अलग धर्म होते हैं, या आदिवासी हो गया, उनके अलग ये होते हैं, तो उनके जो रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स है वो उनके पास है, उनके सीक्रेट आर्चीव्स है, और वो सारे जो ना वो एक क्लोज रूम में ही रखा जाता है। क्योंकि हम कहते हैं ना
राज को राज ही रहने दो, वो गाना भी है कि राज को राज ही रहने दो करके, तो वो राज को वो राज ही रखते हैं, पूरी दुनिया के सामने वो सच नहीं लेकर आते हैं। और उनकी संस्कृति की बात करूँ तो मैं वाटिकन सिटी का जो संस्कृति है ना, वो जो शोर शराबे के साथ नहीं होता है, बहुत गहराई से होता है। जैसे समुंदर को हम अगर बोलेंगे समुंदर का गहराई कितना है, वो हम माप नहीं सकते हैं, तो वैसे ही यहाँ की जो संस्कृति है उसको भी हम माप नहीं सकते हैं। यहाँ पर हर रूल, हर रिचुअल्स यानी अगर हम पुजारी जब पूजा करता है, या पोप हो गए, पोप वहाँ के जो ये है रूलिंग करता है ना वेटिकन सिटी को, तो वो पोप कैसे उनका रिचुअल्स, उनको कैसे कब क्या करना है, कब कौन सा वचन बोलना है बाइबल में का या कोई भी हो, तो वो उनको कब बोलना है, पूरी दुनिया को कब उनको ये क्या बोलते हैं, जब उनको पूरी दुनिया को संदेश देना होता है वो कब देना है, क्या बोलना है, या जो अगर हम बोलेंगे तो पुजारी का भी अलग अलग ये होता है, उनका शादी का वो अलग होता है, या उनका जब गृह प्रवेश होता है वो अलग होता है। तो वैसे यहाँ पर भी जब क्रिसमस या ईस्टर या कोई भी उनका त्योहार हो, तो उस टाइम पे उनका जो बोलने का ये क्या बोलते हैं प्रेयर या जो होता है वो अलग होता है। तो वो उस टाइम पे हम अलग अलग ड्रेस कोड भी होता है। जैसे एग्जांपल के लिए स्विस गार्ड्स, वहाँ पर उनके खुद के गार्ड्स तो नहीं है, बट स्विट्जरलैंड से वो गार्ड्स वहाँ पर आते हैं उस देश की रक्षा करने के लिए, और जो रंग बिरंगे यूनिफॉर्म भी पहनते हैं। उनका सेरेमोनियल सिर्फ सेरेमोनियल नहीं होता है, बल्कि उनका पूरी दुनिया का सबसे पुराना एक्टिव सिक्योरिटी है। जो स्विस गार्ड्स बोलते हैं ना, वो उनकी सबसे पुरानी एक्टिव सिक्योरिटी है। और उनके ऊपर इनका जो चेहरा है ना शांत दिखता है हमें, लेकिन इन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। सवाल यही है कि एक छोटा सा देश इतनी टाइट सिक्योरिटी क्यों रखता है, जबकि बड़े बड़े देश भी इतना टाइट सिक्योरिटी नहीं रखते हैं, बट वेटिकन और रखता है टाइट सिक्योरिटी। हाँ, अगर आप बोलोगे तो फिर अमेरिका भी तो टाइट सिक्योरिटी रखता है, बट अमेरिका बड़ा देश है, बट ये इतना छोटा देश होकर भी क्यों इतना टाइट सिक्योरिटी है, क्योंकि उनके पास ऐसा राज है जो हम वो सामने नहीं लाना चाहते हैं। रिलीजन सिर्फ यहाँ पे एक विश्वास नहीं है, बल्कि एक सिस्टम ही है। उनका जो धर्म अगर हम बात करेंगे तो वो एक विश्वास नहीं है, बल्कि एक सिस्टम ही है। वेटिकन सिटी का रोमन कैथोलिक चर्च का हेडक्वार्टर्स है। अगर रोमन कैथोलिक चर्च का अगर हम बोलेंगे तो वो उनका हेडक्वार्टर्स है, और यहीं से दुनिया भर के जो चर्चेस है वो ऑपरेट होते हैं। जैसे एक छोटी सी जगह पर, वो एक तो इतना सा छोटा सा जगह है, इतना छोटा सा जगह यानी एक देश है, तो वो देश पूरी दुनिया के चर्चेस को ऑपरेट करता है। चाहे वो जो भी फैसला लिया हो, वो फैसला सारे चर्चेस को, पूरे दुनिया भर के चर्चेस को मानने पड़ते हैं, जो अफ्रीका, यूरोप, एशिया, अमेरिका तक इसका असर डालता है। यही वजह है कि वेटिकन सिटी का इन्फ्लुएंस मैप से नहीं, हमें मैप से नक्शा जो है हमारा मैप का उससे नहीं होता है, बल्कि माइंड से मेजर किया जाता है। अपना जो दिमाग है उससे मेजरमेंट होता है। यहाँ पे जो लैंग्वेजेस है वो यहाँ का पावर का हिस्सा ही है। जो भाषाएं हैं, जैसे हमारे यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, तमिल सब है, पंजाबी, बंगाली, तो वैसे यहाँ पर भी लैटिन उनका ऑफिशियल लैंग्वेज। अगर उनको आपस में बात करना है इटली में ही, तो वो लैटिन यूज करते हैं, इटालियन भाषा यूज नहीं करते हैं। आमने सामने बात करते हैं तो वो इटालियन भाषा यूज करते हैं। लेकिन हाँ, अगर उनको ग्लोबली बात करना है दुनिया में किसी भी देश के साथ में, तब वो इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन भाषा यूज करते हैं ग्लोबल कम्युनिकेशंस के लिए। मतलब एक ही देश पर कई दुनिया से जुड़ा है। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स पर भी उनका उनकी खुद की टीम है। वेटिकन सिटी की खुद की फुटबॉल की टीम है, और वो फ्रेंडली मैचेस ही खेलते हैं, और वो बैलेंस करने के लिए है।
यहाँ पे जो शो के लिए नहीं है, शोबाजी के लिए नहीं है, बट वो बैलेंस के लिए खेलते हैं। कि हम बोलते हैं ना, इकोनॉमिक्स में भी हम इक्विलिब्रियम होना चाहिए, ना कोई अगर कोई कीमत ज़्यादा, ना कोई कीमत कम होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पर पढ़ाई हो या कोई भी धर्म हो या कुछ भी हो, सबको वो बैलेंस लेकर चलते हैं। और वो फ्रेंडली मैचेस ही खेलते हैं, और यह दिखाने के लिए कि यह देश सिर्फ रूल और धर्म से नहीं बल्कि इंसानियत का भी एक हिस्सा है। इंसानियत का भी एक हिस्सा है। साइंस भी यानी विज्ञान भी यहाँ दूर नहीं रखी गई है, तो यहाँ पे विज्ञान को भी दूर नहीं रखा गया है। वेटिकन ऑब्जर्वेटरी इसे साबित करता है, जब हमने पार्ट 1 में भी देखा था। और करता है, और कि फेथ और साइंस विश्वास और विज्ञान एक दूसरे से दुश्मन नहीं है बल्कि साथ चल सकते हैं। आप सोचिए, इतना छोटा सा देश, इतनी कम पॉपुलेशन, फिर भी सदियों से जिंदा है, स्टेबल और पावरफुल है, ना कोप है, ना वॉर हुआ है, उन्होंने किसी के साथ वॉर भी नहीं किया है, सिर्फ इटली के साथ में वो एग्रीमेंट हुआ है, ना इकोनॉमिक कोलैप्स है उनका, कभी भी अपने जैसा यहाँ पे रुपया गिरता है कभी बढ़ता है, लेकिन वहाँ का जो यूरो है वो ना ही कभी कम हुआ है, ना इकोनॉमिक उनका गिरा है, कोलैप्स कभी भी नहीं हुआ है। जैसे हमने देखा था कि इसके पहले का जो देश था मोनाको देश, वो एकदम उसका इकोनॉमी गिर गया था, तभी वहाँ की जो प्रिंसेस है उन्होंने इसका आइडिया दिया था, मोंटे कार्लो कैसीनो का आइडिया दिया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो कंगाली पर आ गए थे वो मोनाको का देश, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या यह सिर्फ कोइंसिडेंस है, या फिर वेटिकन सिटी दुनिया को यह सिखा रहा है कि असली ताकत साइज में नहीं, सिस्टम और डिसिप्लिन में, बिलीफ में होती है। हाँ, शायद वेटिकन सिटी हमें यही सिखाता है कि असली ताकत साइज में नहीं, साइज तो उसका बहुत ही छोटा है, लेकिन सिस्टम और डिसिप्लिन और अगर विश्वास है तो हम वो भी कर सकते हैं। अगर पावर के बिना आर्मी और रिसोर्सेस अगर पावर के बिना आर्मी और रिसोर्सेस के भी हो सकती है, तो क्या फ्यूचर में दुनिया के सबसे पावरफुल देश वही होंगे जो ज़्यादा ज़मीन नहीं है? हाँ, अगर इन फ्यूचर में अगर ऐसा बोला जाए, अभी तो हम बोलते हैं कि रशिया और चाइना, अमेरिका, ये सब पावरफुल कंट्रीज है, उसमें हमारा इंडिया भी आ रहा है। तो ये बड़े बड़े जो देश हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ओके, ये सारे बड़े देश बोलते हैं। लेकिन अभी ऐसा इन फ्यूचर में क्या होगा कि जो सबसे छोटे देश है, एरिया में जो सबसे छोटा है, वो आगे चलकर बड़ा ये करेंगे। जैसे मोनाको हो गया, तुवालू तो डूब जाएगा बोल रहे हैं, ओके, क्लाइमेट चेंज की वजह से। नाउरू भी वैसे ही ये होगा। तो आगे चलकर ये सारे छोटे छोटे जो देश है, जब मैं 10 काउंटडाउन सीरीज में देखा था, ये ज़्यादा प्रभाव डाल सकते हैं क्या? आपको क्या लगता है? तो इस थ्योरी पे आपका क्या कहना है, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर हाँ, मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।